हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्विक रिवीजन देने वाली हूँ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 यानी कि एस से 210 विच इज़ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो ये स्टैंडर्ड क्या बात करता है? ये स्टैंडर्ड्स एक फाउंडेशन ले करता है ऑडिटर के लिए एंड क्लाइंट के लिए टू एग्री ऑन द स्कोप एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स बिफोर ऑडिट स्टार्ट। इट सिंपली मीन्स ये इंश्योर करता है स्टैंडर्ड कि ऑडिटर एंड जो क्लाइंट है वो एग्री हो गए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एंड स्कोप एंड टर्म्स के लिए जो ऑडिट की होंगी, ऑडिट एंगेजमेंट की होंगी बिफोर ऑडिट स्टार्ट्स। ठीक है, और क्या चीज़ आती है इसमें? इसमें सबसे पहले अगर लेट्स से आप एक ऑडिटर हैं और क्लाइंट के साथ आपने एग्री करा टर्म्स, तो उससे पहले कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसमें दो प्री कंडीशंस होती है। पहली होती है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑडिटर को कंफर्म करना होता है कि फाइनेंशियल्स कैसे बनेंगे, यानी कि इंड एस में बनेंगे, IFRS में बनेंगे, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेंगे या वॉट एवर। तो उसको ऑडिटर को कंफर्म करना पड़ता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके अलावा मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको एक्नॉलेज करनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होंगे एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, यानी कि इंड एस IFRS के हिसाब से, एंड वो डिज़ाइन करेंगे, मेंटेन करेंगे इंटरनल कंट्रोल, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और साथ साथ ऑडिटर को सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस दिया जाएगा वाइल डूइंग द ऑडिट। ये तीन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है। और ऑडिटर की क्या होती है? ऑडिटर को ये इंश्योर करना होता है, कंफर्म करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होंगे। ठीक है, ये दो प्री कंडीशंस अगर हो जाती हैं, उसके बाद ऑडिटर आगे बढ़ता है, नेक्स्ट स्टेप करता है, और फिर ऑडिट एंगेजमेंट जो लेटर होता है, यानी कि EL जो होता है, एंगेजमेंट लेटर कह लो या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कह लो, वो ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें सारी चीज़ें रिटर्न में लिखी जाती हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सप्रेस करना ओपिनियन को, वो लिखा जाता है। स्कोप लिखा जाता है कि ऑडिट हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर की होंगी कि मैं बीइंग एन ऑडिटर ऑब्टेन करूँगा रीजनेबल एश्योरेंस एंड जो है एक्सप्रेस करूँगा ओपिनियन, यानी कि रिपोर्ट दूंगा। उसके अलावा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, फ़ीस के बारे में लिखा जाता है, ऑडिटर की फाइनेंशियल लायबिलिटी या रिस्ट्रिक्शंस के बारे में लिखा जाता है। ऑडिटर ये भी बोलता है कि माइट भी मेरा ऑडिट पीयर रिव्यू में आ जाए या कोई भी इंस्पेक्शन में आ जाए, वो सब लिखा जाता है। या एक्सपर्ट्स की अगर मैं कोई हेल्प लूँगा या इन्वॉल्व करूँगा तो वो सब लिखा जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में लिखी जाती हैं। इसमें मेजरली ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टर्म्स क्या क्या होती हैं, या ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हमारा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले प्री कंडीशंस फॉलो होती हैं जो कि हैं दो। एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑडिटर कंफर्म करता है, यानी कि इंड एस है या IFRS है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक्नॉलेज करती है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करूँगा अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैं डिज़ाइन करूँगा, मेंटेन करूँगा इंटरनल कंट्रोल, एंड ऑडिटर को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या जो भी एक्सेस होगा इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए वो सब उसको प्रोवाइड करूँगा, उसको हेल्प करूँगा या सपोर्ट करूँगा। ये तीनों अपनी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई और ऑडिटर की एक प्री कंडीशंस हो गई। तो बेसिकली दो प्री कंडीशंस को मीट करने के बाद ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनता है। उसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ऑब्जेक्टिव आता है, स्कोप आता है ऑडिट का, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि फ़ीस हो गया, स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना एंड सो ऑन। उसके बाद एक चीज़ आती है कि क्या हमें हर साल ऑडिट इंगेजमेंट लेटर को नया बनाना पड़ता है? नहीं, हर साल नहीं बनाना पड़ता। अगर आपका रेकरिंग ऑडिट है, यानी कि आप हर साल एक ही ऑडिट कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ये देखिए कि कोई टर्म्स में या चेंज तो नहीं हो गया, या ओनरशिप में कोई चेंज हो गया हो, या मैनेजमेंट के बिजनेस में चेंज हो गया हो, या मैनेजमेंट में चेंज हो गया हो। अगर कुछ भी ऐसा है, या कुछ भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई पुरानी एक टर्म्स थी जिसके ऊपर कुछ डाउट था, पिछले साल कुछ डाउट आया, आपको ठीक करना है, रिवाइज करना है, तो उस केस में आपको नया देने की ज़रूरत नहीं है। आप री इशू कर सकते हैं, उसी में एडिट कर सकते हैं, या एडेंडम के साथ उसको इशू कर सकते हैं एंगेजमेंट लेटर को विद द मैनेजमेंट। और एंगेजमेंट लेटर होता है दोनों पार्टी से साइंड होता है, मैनेजमेंट भी एक्नॉलेज करती है, आप मतलब बीइंग एन ऑडिटर हम भी उसको साइन करते हैं, साइंड होता है, डेटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा अब एक आता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हमें वो इंगेजमेंट लेटर नया बनाना पड़ता है। जैसे कि लेट्स से मैनेजमेंट ने बोला कि अब आप फुल ऑडिट मत करो, आप रिव्यू कर लो सिर्फ। ठीक है, तो अगर हमारा स्कोप ही चेंज हो गया, मैं पहले फुल ऑडिट करता था, अब मैं एज एन ऑडिटर सिर्फ रिव्यू करूँगा या लिमिटेड रिव्यूज़ करूँगा, या ऐसे कुछ चेंज हो गया कि एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया। इन दोनों सिचुएशंस में क्या होता है? इन दोनों सिचुएशंस में जो है ऑडिट जो एंगेजमेंट लेटर है वो रिवाइज होता है, पूरा नया बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारी स्कोप चेंज हो गया, टर्म्स हो गया चेंज हो गया, हमारा एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया, हमारा बेसिकली बेस ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो पुराना एंगेजमेंट लेटर बना था।
इस केस में हमें नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ता है और मैनेजमेंट को भी सिमिलर टर्म्स पे वो एक्नॉलेज करना पड़ता है और ऑडिटर भी एक्नॉलेज करता है। फिर बात करते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने ये प्री कंडीशंस नहीं मानी या हमारे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम क्या करते हैं। तो ऑडिटर को ऐसे केस में एक्सेप्ट नहीं करना है एंगेजमेंट, और अगर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद भी कुछ कंडीशंस अगर मैनेजमेंट नहीं मान रहा है तो उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करना है वो ऑडिट एंगेजमेंट अगर कहीं भी मैनेजमेंट वो प्री कंडीशंस या कंडीशंस नहीं मान रहा है या टर्म्स की या कोई भी वायलेशन हुआ है बाय मैनेजमेंट या कुछ भी, तो आपको बीइंग एन ऑडिटर वो एंगेजमेंट विड्रॉ करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, और अगर नया है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। डू नॉट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या बातें आती हैं इसमें, उसके अलावा ये बातें आती है कि सारी चीज़ें जो भी टर्म्स हैं क्लैरिटी हो उनकी, बेसिकली हर एक टर्म्स को डिटेल में लिखा जाए, स्कोप को, टर्म्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सारी की सारी चीज़ों को इसमें लिखा जाता है और दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें लिखी जाती हैं। ऑडिटर को बहुत डिटेल में ये बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत ही क्रूशल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि कुछ भी अगर लास्ट में कोई भी केओस होता है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है मैनेजमेंट के साथ, तो हम अपना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिखा सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा है। तो ऐसे 210 बेसिकली टर्म्स की बातें करता है कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले या ऑडिट कर रहे हैं आप बीइंग एन ऑडिटर, तो आपको कौन कौन सी टर्म्स या स्कोप या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें, फीस और बहुत सारी टर्म्स होती है जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखी जाती हैं। सिंपली मेक इट इन अ राइटिंग, उसको राइटिंग में लिखना पड़ता है, उसको मतलब उसको साइन या एक्नॉलेज करना पड़ता है, डेटेड होना चाहिए बाय बोथ द पार्टीज़, ये एक्नॉलेज होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर यानी कि सारी की जो सारा जो भी डिस्कशन हुआ वो एक राइटिंग में करना, उसको हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। सो ऐसे 210 बात करता है जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है हो रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट हो रहा है, उसको एग्री कर रहे हो आप तो उसको एक राइटिंग में लिखो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाओ, दोनों पार्टीज उसे एक्नॉलेज करेंगे, उसका डेट लिखेंगे और उसके बाद ऑडिट शुरू होगा। तो ऑडिट शुरू होने से पहले आपको टर्म्स को रिटर्न में लिखना है, एग्री करना है, बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन मैनेजमेंट, दोनों लोगों ने उस टर्म्स को, उन स्कोप ऑफ ऑडिट को एग्री करना है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना, कुछ भी मिसकम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो टर्म्स का कभी भी वायलेशन हुआ है, नहीं पूरी हो रही, तो आप उस चीज़ को विड्रॉ भी कर सकते हो ऑडिट एंगेजमेंट को। सो बेसिकली ये एक तरह से सेट करता है, ऐसे 210 एक टोन सेट करता है फॉर स्मूथ, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल ऑडिट, जो कि एंगेजमेंट, ताकि ऑडिट अच्छे से रहे और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लैरिटी हो आपस में मैनेजमेंट और ऑडिटर की कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस है या हम क्या करेंगे बीइंग एन ऑडिटर, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या सपोर्ट करना है। सो ऐसे 210 सिंपल है कि जो भी ऑडिट आप कर रहे हैं पहले दो प्री कंडीशंस को मीट करो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ो और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करो जो कि साइंड हो, डेटेड हो एंड मतलब मैनेजमेंट भी उसको एक्नॉलेज करे, आप भी एक्नॉलेज करो, दोनों पार्टीज एक्नॉलेज करती हैं और फिर ऑडिट स्टार्ट होता है। सो बेसिकली टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एग्री करना ऐसे 210 फाउंडेशन उसकी बताता है, उसको इंश्योर करता है कि ये दोनों पार्टीज़ यानी कि ऑडिटर और क्लाइंट कैसे अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या टर्म्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिटर्न में कैसे लिखें और उसे कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आनी चाहिए। Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe my channel for more audit related topics. Thank you.